नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यदर्शनी जी। सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि आप 44 साल का लंबा कार्यकाल आपने कांग्रेस में निभाया। कांग्रेस को अपने जीवन के 44 साल दिए और आप ये कहते थे, जब भी ऐसी बात आती थी कि किशोर उपाध्याय पार्टी चेंज करेंगे, आप ये कहते थे अफवाहें हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर वो क्या एक वजह थी जो आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए? आप ये देखिए कि 44 साल होते हैं या 45 साल होते हैं 77-78 से जी। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उस समय के कांग्रेस ही नहीं बल्कि उस समय तो जनता पार्टी भी थी और उसके बाद भी लगभग जो इस देश के वरिष्ठतम विभिन्न दलों के नेता रहे, जैसे आप ये देखिए कि वामपंथी जो ज्योति बसु जी से लेकर के और आज के समय भी, अभी कोई साल भर पहले मैंने वनाधिकारों और गंगा हिमालय के विषयों को लेकर के तब चाहे दिल्ली के सम्मानित मुख्यमंत्री हों, तब चाहे पश्चिम बंगाल की सम्मानिता मुख्यमंत्री हों, तब चाहे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हों, क्योंकि मेरा सरोकारों से ज़्यादा संबंध रहा है और ये जो यात्रा है इस मुकाम पर पहुंचाने का जवाब तो जो है कुछ जो मेरे पूर्व जो दल है उसके नेता दे सकते हैं कि क्यों इस तरह की स्थिति उन्होंने पैदा की, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ दो चीज़ों के लिए। एक तो जो मेरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो भूमिका रही, और अगर मैं इंद्रमणि बडोनी जी को 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता तो शायद आंदोलन किस रूप में शुरू होता या राज्य बनता नहीं बनता, वो कभी इतिहास के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उस पर गवेषणा करेंगे। तो उसमें अटल जी ने जब राज्य भी बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री वही थे और उन्होंने निर्णय लिया, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस को स्थापित करने में जो मेरी भूमिका रही, अब इसके बारे में भी उन्होंने उपेक्षा की नहीं की, क्या किया, और विशेषकर जिन मूर्तियों को आप गढ़ते हैं और जब उनको वाणी मिल जाती है तो पता चले कि वो आपको ही नष्ट करने में लग जाती हैं। लेकिन मैं आभारी इसलिए हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं आगे आकर के बहुत सी बातें उसमें हुई और उन्होंने मुझे जो है अवसर भी दिया, और टिहरी की जनता ने, सबसे बड़ी बात है कि टिहरी के मतदाता ने और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, मैं तो अगर मेरे साथ 50-100 जो है जन्म भी हूँ तो मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। जब ये सुगबुगाहटें चल रही थी कि किशोर उपाध्याय जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क ज़्यादा बढ़ गया है, हेडलाइंस बन रही थी, उस वक्त भी कुछ श्योरिटी नहीं थी कि वाकई में किशोर उपाध्याय जो है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन आपके ज्वाइन करने से पहले ही कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया और आपको तमाम जिम्मेदारियों से आपको छुटकारा मिल गया और आपको पार्टी से भी निष्कासित करने की कार्रवाई कांग्रेस ने कर दी। तो क्या ये जो अफवाहें उड़ रही थी उनके बलबूते पे एक्शन हुआ, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ जिसके बलबूते ये कंफर्म हो गया था कि आप जा रहे हैं? नहीं, वो एक शब्द है कि बोल्ट फ्रॉम ब्लू, कुछ इस तरह का शब्द है। मेरे लिए तो इस तरह की स्थिति थी, क्योंकि देखिए मैं पहले से ही सरोकारों की राजनीति करता हूँ। हम जब अध्ययन कर रहे थे तो उसमें शराबबंदी आंदोलन में थे, बहुत छोटे थे तो उस समय जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो आंदोलन था उसमें रहे। जब मेरी पार्टी उस समय की छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थी तो मैं 13 दिन तक मैंने भूख हड़ताल की, और वो भी जो पार्टी का मुख्यालय है और प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष भी होते थे, टिहरी के सरोकारों को लेकर के, वनाधिकारों को लेकर के, गंगा और हिमालय को लेकर के मुझे अचानक ही जो है, मैं तो चंबा में मीटिंग कर रहा था कि अगला चुनाव कैसे लड़ा जाए,
और अखबार उसमें मीडिया में आने लगा कि किशोर उपाध्याय हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम ऑल द पोजीशंस। तो मेरी खुद ही समझ में नहीं आया कि पार्टी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। और मैं जहाँ पर भी, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरी जो पार्टी है, बल्कि मैंने कहा ना कि मैं तो सपा से भी मैंने बातचीत की, तृणमूल कांग्रेस से भी बातचीत की, आपसे भी बातचीत की, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ में कुछ चाहिए। उन लोगों ने मुझे ऑफर्स भी दिए कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन मेरा जो सरोकार है और हम आगे का जो मैं जीवन लगाना चाहता हूँ, देखिए उत्तराखंड पर खाली देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भाग्य निर्भर करता है। अभी जो पर्यावरण से सरोकार रखने वाले लोग हैं, उसके जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमने हिमालय को नहीं संभाला तो 10, 20 या 50 साल के बाद पता चला जापान का कोई अस्तित्व नहीं है, सिंगापुर का कोई अस्तित्व नहीं है, मुंबई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पानी के नीचे है, कलकत्ता और चेन्नई से लेकर के यहाँ तक कि अमेरिका के बहुत से जो तटवर्ती इलाके हैं, पता चला यूके का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं उन सरोकारों पर कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है टिहरी का पक्ष है, जो टिहरी राज्य है, और 28 दिसंबर को उसका स्थापना दिवस भी होगा, हम उसको भी मनाएंगे। लेकिन ये देखिए कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, टिहरी आज़ाद हुआ 1 अगस्त 1949 को, और उसके बाद वो हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। तो हमेशा मेरे वो सरोकार रहे हैं। और दूसरा जो हमारा उत्तराखंड का और मध्य हिमालय का जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, हम लोग जो हमारा जो संसाधन है वो हमारे तो कुछ काम नहीं आता है, लेकिन जो हमारे संसाधन है, जल है, जंगल है, ज़मीन है, तो हमारा जन उसमें शामिल नहीं है। और उसका जो योगदान है, मान लीजिए जब उत्तराखंड आंदोलन में जब मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, नरसिम्हा राव जी ने डांटा भी और कहा कि भाई जो है हमारा तो अलग राज्य का कोई विषय ही नहीं है, हमारी पार्टी नहीं, इसका एजेंडा नहीं। मैंने कहा हम अपने लिए नहीं चाहिए। आप यहाँ दिल्ली में अगर यमुना में पानी नहीं होगा और गंगा में अगर पानी ना हो तो आप स्थिति समझ सकते हैं, हिमालय में बर्फ़ ना हो तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि हम किस तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि नहीं आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, इकोनॉमी, आर्थिकी, मैंने कहा कुछ नहीं, आप जितना जल कर लिया है आपने हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक, उसका 2% हमें दे दीजिए तो हम आपकी सरकार को भी चला सकते हैं। तो मेरे सरोकार दूसरे हैं, और हो सकता है कि वही सरोकार कुछ अच्छाई के लिए, बाकी प्रभु जाने यहाँ तक की यात्रा में जो है उनका बड़ा योगदान रहा हो। आपने इस बात का जिक्र किया कि इस बार आपको टिहरी की जनता का प्यार मिला है, क्योंकि 2002 हो 2007 हो, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव जीते थे टिहरी में, लेकिन उसके बाद के चुनाव एक तो आप हार गए थे, दूसरा फिर आपने सीट ही बदल ली थी। अब इतने लंबे टाइम बाद आपको एक दूसरी पार्टी से जो है वो चुनाव लड़ने का मौका मिला और आप जीत गए। तो क्या कहेंगे कि जनता के प्यार है, आपका काम है जिसने आपको जीत दिलाई, या भाजपा में जाने का आपको फ़ायदा हुआ? नहीं, इसमें जो है वो देखिए नरेंद्र मोदी जी का विशेषकर जो आपका वर्ग है, जो हमारी बहनें हैं, जो नारी शक्ति है, उस पर उनका अभूतपूर्व जो है प्रभाव है। तो सबसे बड़ा तो जो मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ पर इस समय की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, उसमें हमारी नारी शक्ति का बड़ा भारी योगदान है, और वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके वोट देती हैं। और दूसरा जो है, जो मैंने संघर्ष करके जितने भी काम टिहरी में किए, और 10 साल के बाद, क्योंकि जिस तरह के षड्यंत्र मेरे साथ हुए, मेरे ख्याल से क्यों लोग षड्यंत्र करते हैं, अब या तो हो सकता है कि आप लोगों की कृपा से लोग समझते होंगे कि भाई ये इसमें थोड़ा ताकत है, शक्ति है, तो खिलाफ भी लोग उसी के होते हैं जिस पर थोड़ा सा वो देखते हैं, वो ताकत देखते हैं। लेकिन इस वाले चुनाव में जो मैं सोच रहा था कि हम काफ़ी अच्छे
मतों से जीतेंगे, लेकिन वो सारी ताकतें जो है ना इकट्ठी हो गई और लास्ट में तो वो जो है ये कहने लगे कि अगर किशोर उपाध्याय मुझे नहीं वोट दे रहे हो तो दूसरे आप कैंडिडेट को वोट दीजिए। अब वो उनका अपना काम है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से देखिए हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं। गांव का जो हल्दिया कहते हैं या किसान कहते हैं, गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। हमें कहने में क्या है, हमने हल भी चलाया, हमने बकरियां भी चराई, सब काम किया है। और हमारे यहाँ तो सड़क भी इतनी सालों के बाद आई है, तो इसलिए जो है मुझ जैसे गरीब आदमी को लोगों ने और यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। और 12 में शायद मैं चुनाव नहीं हारता या हरा दिया गया, जिन लोगों ने भी हराया, तो शायद इस प्रदेश के राजनीतिक वातावरण कुछ दूसरा होता। अब वो उन लोगों को पता था कि भाई इस तरह का वातावरण बन रहा है कि कहीं किशोर उपाध्याय के हाथ में चीज़ें ना आ जाएं, तो उन्होंने इसमें घेर घार करके जो है जैसे अभिमन्यु को का वध किया जाता है, मेरा वध नहीं कर पाए लेकिन मुझे पराजित जरूर कर दिया। बिल्कुल, आपके साथ षड्यंत्र बहुत हुए हैं, इसका आपने जिक्र किया है, लेकिन इन सभी षड्यंत्रों के बीच में आपने ये बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखी है। आपने जल जंगल ज़मीन की बात की, जो राज्य की मूलभूत समस्याएं हैं, और आपने हमेशा कहा है कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं कहीं भी रहूं, पर ये मुद्दे मैं हमेशा उठाता रहूंगा, चाहे कोई दे ना दे। अब आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, स्थिति कैसी है, परिस्थितियां कैसी हैं? क्या अभी भी वो वैसी परिस्थितियां हैं कि आपकी बात इस मामले में नहीं सुन रहे, या परिस्थितियां बदल चुकी हैं? नहीं, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, सवाल मेरा नहीं। सवाल जो है वो उत्तराखंड के लोगों का भी नहीं है, लेकिन जो हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। सबसे बड़ी जो बात है कि आज जो संसाधनों की सबसे बड़ी ज़रूरत है देश को, उसको उत्तराखंड दूर कर सकता है या मध्य हिमालय दूर कर सकता है। और मेरा मानना ये है कि माँ गंगा और हिमालय दोबारा जो है भारत को सोने की चिड़िया बना सकता है। उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए भी कि जब डूब रहा हो आदमी और ये हो कि भाई ये तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, उस समय वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। अब उसमें हिमालय, मध्य हिमालय या हमारा जो हिमालय है वो कारण न बने, इसलिए मुझे लगता है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ में लेकर के और उसको बचाने का काम करना चाहिए। अब मान लीजिए कल सिंगापुर की इतनी अच्छी इकॉनमी है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो बड़े विषय हैं, अगर हिमालय की जो जिस तरह से गोमुख ग्लेशियर भी लगभग 25 से 27 किलोमीटर पीछे चला गया और वो वाली स्थिति पैदा हो गई, तो जब देश ही नहीं रहेगा, भूभाग ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, तो करेंगे क्या उसका जो है। तो इसलिए वो जो बड़े सरोकार हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उस पर काम कर सकूं और मैं इसमें नहीं पड़ता। पहले भी अगर मैं जब मैं दूसरों को बना सकता हूं, 2000 में रात के रात में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय बदलवा करके लाया। मेरे ख्याल से जो इस समय बहुत से भूतपूर्व जो अपने को मंत्री लिखते हैं इस प्रदेश में, अगर मैं 2002 में चुनाव के बाद बड़ा निर्णय नहीं लेता और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास रात को 12 बजे नहीं जाता, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जो है इस काबिल ही नहीं होते कि वो पूर्व जो है वो मंत्री लिख सकें। और एक आध लोग तो ऐसे भी हैं जो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बड़े बोल प्रभु न बुलवाए जो यहाँ घूम रहे हैं, तो उनको भी ये अवसर नहीं मिलता। बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर बात करें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयासरत हैं। और आपकी अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने के बाद आप पहले ऐसे विधायक रहे होंगे इस प्रदेश के इतिहास में जिन्होंने गढ़वाली भाषा में जो है शपथ ली। गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, प्रदेश की जो क्षेत्रीय भाषा है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या आगे पहल की जा रही है?
नहीं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने छोटे से स्टेप को जो है उस पर आपने नज़र रखी। देखिए, ये एक देवी भागवत में है कि भवितव्यम भवितेव। मुझे लगता है कि जो हमारी भाषाएं हैं और जो भाषा विज्ञानी हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारा शिशु है, बच्चा है, वो जो आपकी मातृभाषा है उसमें बहुत अच्छा जो है वो आगे अध्ययन कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है पढ़ाया जा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ की हमारी जो भाषा है, तब चाहे कुमाऊनी है, गढ़वाली और भी जो हैं, उनके साथ अन्याय हुआ और इसलिए तब चाहे वो एक छोटा सा स्टेप मैंने लिया हो, वो एक विमर्श बन गया और आगे भी वो विमर्श बनेगा। तो मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि आप जो विमर्श हैं उनको मरने मत दीजिए। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन 1947 में हम आज़ाद हुए। उत्तराखंड राज्य बनाने का भी कब से 35 में कहा था जवाहरलाल जी ने श्रीनगर में कि यहाँ के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। 2000 में राज्य बना है। तो ये जो विषय हैं, तब चाहे जल जंगल ज़मीन और जन के विषय हों, तब चाहे भाषा के विषय हों, तब चाहे पर्यावरण के विषय हों, गंगा के विषय हों, हिमालय के विषय हों, उनको आप जिंदा रखेंगे तो एक न एक दिन लोगों का उस पर जो है वो नज़र जाएगी और वो पूरे होंगे, मेरा ये विश्वास है। और उसका बहुत अच्छा भी लोगों ने ठीक है, वो एक दिन जो है मेरी ज़रूर इच्छा है कि जो संविधान की जो अनुसूची है भाषाओं के बारे में, उसमें कुमाऊनी का और गढ़वाली दोनों का जो है समावेश हो और इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो बड़े निर्णयों की तरफ ले जाते हैं। आपका एक और स्वागत योग्य स्टेप जो है, एक पहल जो आपने की है कि आप टिहरी के विधायक हैं तो आपको आवास भी टिहरी में मिलना चाहिए। आप देहरादून नहीं आएंगे, मैं अपने क्षेत्र वासियों के बीच में रहना चाहता हूं, उनके लिए काम करना चाहता हूं। आपने इसको लेकर एक पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को कि आप मुझे वहां आवास दिलवाइए, यहाँ अगर हो भी गया तो निरस्त कर दीजिए। अभी क्या स्थिति है? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं खंडूगल जी का, कि उन्होंने जो मेरा अनुरोध है उसको स्वीकार किया और नीचे आदेश दिए कि इस पर विचार करके और मुझे टिहरी में जो है, यहाँ का तो मैंने निरस्त करवा दिया, लेकिन टिहरी में अगर आवास दे दें तो मुझे बड़ी कृपा होगी। उससे क्या है कि आप जो आज जो पर्वतीय जिस सरोकारों को लेकर के राज्य बना है वो नेपथ्य में है, तो उस तरफ लोगों का ध्यान जा सके। लेकिन उसमें दुख का विषय ये भी है कि इतना समय हो गया, 6 महीने हो गए, अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे कहीं एक कमरा नहीं दे पाया है। उनका तो ये कहना है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक साहब के लिए घर ही नहीं मिल रहा है, आवास ही नहीं मिल रहा है। नहीं, अब ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारा तो कोई प्रोटोकॉल, हम तो देखिए जब आंदोलन में थे, मुझे अमेठी की याद आ रही है, तो वहाँ क्या है कि तब कुछ व्यवस्था थी नहीं, तो हम तो पर्दे उतार करके जो है उसमें फर्श पे सो जाते थे। हमने कभी प्रोटोकॉल और इसका वो नहीं रखा कि हमको कोई बड़ा मकान चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे भी एक चीज़ पर लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 2008-9 में तो मेरे बहुत ही छोटे भाई और बहुत परम मित्र हैं, उन्होंने मेरा सामान ही सड़क पर फेंक दिया था, लेकिन मैंने तब भी, मेरी चिट्ठियाँ आप देखेंगे कि अभी तक 22 साल हो गए, हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जो पहले टर्म का विधायक है वो भी वहीं रह रहा है और जो 10-10 टर्म के विधायक हैं, 7-7 टर्म के हैं, वो भी वहीं रह रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से एक आवासीय पॉलिसी नीति बननी चाहिए और उसके तहत अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे लायक नहीं है, तो मैं कोई इतना बड़ा वो तो हो नहीं कि मुझे, बल्कि हमको तो जैसे चाणक्य ने वो दृष्टांत है कि भाई झोपड़ी में रह करके राज्य चलाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और मुझे भरोसा है कि इन सब चीज़ों का असर होगा और वहाँ प्रशासन जो है इस बात को समझेगा और जल्दी उस पर निर्णय लेगा। अगर हम बात करें पलायन की, पहाड़ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा है पलायन, और
आए दिन मुख्यमंत्री हो या आपका केंद्र नेतृत्व हो, ये आह्वान करता है सभी विधायकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से कि आप जाइए पहाड़ों पर, प्रवास कीजिए, लोगों के साथ मिलिए, मुलाकात कीजिए, आप तब जान पाएंगे कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं। क्या आप मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते उसका पलायन मतलब इफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है कि जब जनप्रतिनिधि ही नहीं जा रहे हैं तो फिर जनता कैसे रुकेगी? नहीं, एक तो ये है कि जब मैं एक पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने ये बासा कार्यक्रम किए थे जगह जगह गाँव में। उसके बाद जब मैं उस पद से हट गया तो मैंने लगभग 350 गाँवों में बासा कार्यक्रम किए। हमको मध्य हिमालय और उत्तराखंड को दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। और ये जो कोविड काल जो रहा उसने उन सब चीज़ों पर लोगों की दृष्टि वापस लाई है कि आप बिना देखिए 3 बेसिक एलिमेंट हैं जिंदा रहने के। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए, यहीं पर अगर 2-4 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना हो तो ना आप जिंदा रहेंगे ना मैं रहूँगा। फिर जब मैंने भूख हड़ताल की तो और मैंने ये अल्टीमेटम दिया कि भाई मैं पानी पीना छोड़ दूंगा, तो सारे डॉक्टर्स आए डेलीगेशन लेकर के ऐसा काम मत करना। 3 दिन तक अगर आप किसी फॉर्म में वो नहीं लेते हैं लिक्विड तो आपका कोई भी अंग फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। और उसके बाद है अन्न की आवश्यकता। मैं 1.5 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का फ़ोन रख रहा हूँ या 5 करोड़ की गाड़ी रख रहा हूँ, जब भूख लगेगी तो 2 रोटी चाहिए। तो जो उत्तराखंड और मध्य हिमालय है वो दे रहा है सब, और आप उसका आकलन नहीं कर रहे हो। मैंने कोशिश की कि एनडीसी में 3 बार मैंने लोगों से कोशिश की, मैं तो उसका सदस्य नहीं था, कि आप हमारे जल को जो है नेचुरल रिसोर्स मानो और उसके जिस तरह से पेट्रोल का आप वो आकलन करते हो उसी तरह से पानी का करिए, ऑक्सीजन का करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई 6 सदस्यीय, और उसने कहा है कि एक पेड़ जो है प्रतिवर्ष 75,000 रुपये की पर्यावरणीय सेवाएं देता है। अब आप अगर सामने जो है देहरादून के उस तरफ चले जाइए, चक्राता चले जाइए, न दीजिए 75,000 रुपये, अगर आप 25,000 रुपये भी दे दो तो हमारे यहाँ के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें आप पर्यावरण को जो है वहाँ के जो रक्षक हैं, हमने कहा था कि भाई आप हमको वृक्ष की खेती की तरफ ले जाइए ना, और उस तरह से राज्य और केंद्र सरकारें मदद करें तो पलायन से जो है छुटकारा मिल सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ रहे हैं, और हम बिल्कुल जो है अपने एक बहुत अच्छा जो हमारा मित्र देश है बहुत बड़ा, उसके निकट पड़ोस में है, और अगर कभी कोई बात हो गई तो फिर वो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। वो बड़ा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सरोकार है। और इस समय जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मैंने उन तक भी 1-2 बार ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि भाई इस पर आपको विचार करना चाहिए और यहाँ के गांव खाली ना हो, ऐसी हमको व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा जो दूसरा इस समय चिंता का विषय है, जिस तरह से नशे की व्यसन जो है पहाड़ में बढ़ रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। और बच्चे तरह तरह का व्यसन कर रहे हैं और वो कुंठा में, उस कुंठा से उन बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे विचार से हमको उत्तराखंड के का जो योगदान है, आप ही देखिए कि आप पानी यहीं आपने अगर ये लिया होगा बोतल का पानी, तो इतना जो है वो 20 रुपये से कम का नहीं आएगा। और हम जो है 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी दे रहे हैं और उसका कोई आकलन नहीं हो रहा है, तो वो मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं इन विषयों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूँगा, बल्कि अपना जीवन में इन्हीं विषयों पर लगाने की अब सोच रहा हूँ। और राजनीति भी बहुत हो गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आपने ड्रग्स की बात की। ड्रग्स का एक बड़ा कारण ये भी है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है पहाड़ों में, और कांग्रेस में जब आप थे, कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने उस पर काम किया है। अब जब आपने पार्टी बदल ली, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या फर्क आपको लगता है कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उस पर कुछ काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है, या अभी भी बहुत ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में विचार करने की? नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और खुद युवा हैं, तो वो इन स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उधम सिंह नगर, और अभी वो वहाँ से पहले खटीमा से, और अब जब चुनाव लगे हैं अभी उपचुनाव, तो वहाँ पर क्योंकि नेपाल सटा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा समस्या है। और मैंने पहले कहा था कि जैसे कहा जाता था कि उगता पंजाब, अब उगता उत्तराखंड नहीं होना चाहिए।
तो निश्चित रूप से, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो हमारी सनातन धर्म की जो अवधारणा है, जिसमें कि आप ये देखिए कि आप हमें पहले बचपन में सिखाया जाता था कि आग के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जल के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, प्राणी मात्र के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इन सब मुद्दों पर और इन्हीं मुद्दों पर जो है यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी कि हम इस पर काम कर सकें, और काम ही नहीं कर सके, उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। टिहरी की अगर बात करें, जो टिहरी बांध विस्थापित जो प्रभावित लोग हैं, संघर्ष समिति के लोगों ने आपसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि जो अतिरिक्त भूमि जिन पर उन्होंने निर्माण किया है उसका मालिकाना हक उनको दिया जाए। आपने इसको लेकर पत्र भी लिखा, बातचीत भी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी और अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उन्होंने भी इसमें अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। उसके बाद भी आपने कहा कि दुख की बात है कि मुख्यमंत्रियों की तरफ से सब कुछ हो गया, आदेश मिल गए, लेकिन अधिकारी नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताया गया था कि हमारे यशस्वी जो पूर्व के 2 मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने शायद कुछ कहा है, लेकिन मैंने उसको जब मैंने ढूंढवाया तो वो किसी मुख्यमंत्री जी की घोषणा में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमको मौके मिले, और इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, जैसे हमको कमिश्नरी बनाने का मौका मिला पौड़ी में, जिस तरह से टिहरी शहर बसाने का मौका मिला और राजधानी बसाने का इस समय मौका मिल रहा है, मेरे ख्याल से हमने वो अवसर खोए हैं। हम एक अच्छा नई टिहरी शहर बसा सकते थे। अब वहाँ कहीं पर जो है लोगों को इधर उधर वो फैलने की वही नहीं, जगह नहीं है। आपने उनका ध्यान रखा नहीं उस समय। सारा का सारा जो पुनर्वास का 60-70% पैसा वो दीवालों पर लग गया। तो उसमें जब मेरे पास वो लोग आए, मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप लोग जो है व्यक्तिगत रूप से, अब मान लीजिए कोई नहीं चाहता कि मेरा जो अवैध जो निर्माण है वो रेगुलर किया जाए, तो हमने कहा आप जो है एप्लीकेशन दीजिए, और लगभग हमारे पास 1500 प्रार्थना पत्र आ गए हैं कि भाई इस पर विचार करके, और वो लोग तैयार हैं कि जो भी इसकी कीमत होगी हम देंगे, बाकी लोग भी दें। लेकिन मैं आपके माध्यम से और HNN के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम करवाएंगे, वो करवाएंगे, तब चाहे बिजली का मसला हो, तब चाहे उनका जो सीट वगैरह का मसला है, पानी का मसला है, जो हनुमंतराव कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा ना, आपको एक एप्लीकेशन देने में क्या परेशानी हो रही है। मुझे उसमें डर ये लगता है कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा कब्जे कर रखे होंगे, और इसलिए वो नहीं चाहते होंगे कि हम लिख करके दें कि साहब जो है वो हमारा अवैध ये हमने कब्जा कर रखा है, इसको रेगुलराइज किया जाए। जितनी जल्दी वो लोग इस काम को कर लेंगे, उतनी जल्दी जो है उस पर सकारात्मक निर्णय हो जाएगा। और मैं तो पिछली बार 2017 में जब लोगों के वहाँ मकान टूट रहे थे और ये कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा, मैंने कहा वो निर्णय तो दिखाइए, कहीं कोई निर्णय ही नहीं था, लोगों के मकान तोड़ दिए। अब वो वाली स्थिति पैदा ना हो, तो मैं वहाँ के निवासियों, अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसमें आगे आएँ और अपना प्रार्थना पत्र दें कि हमारी इस भूमि को जो है नियमित किया जाए। वो जल्दी जो है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और साथ के साथ में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो बहुत मानवीय सरोकारों के धनी हैं, वो उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे से बातचीत करने के लिए।